Hi guys, I'm Sakshi Bhava, your English educator on Unacademy, and I'm here today with the most important idioms and phrases for all of you. So आपको तो पता ही है कि एग्जाम्स में आपके बैंक एग्जाम्स में कुछ idioms and phrases हैं जो frequently आपसे पूछे जाते हैं. So मैं आपको ऐसे 60 important idioms and phrases की लिस्ट दे रही हूँ. इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है जिसमें मैं 20 इडियम्स मैंने आपको बताए थे and that is actually on Unacademy's different YouTube channel which is called Unacademy Indradhanush. ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स आप वहां से जाकर देख सकते हो. दिस इज सेकेंड पार्ट. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये वाला पहले नहीं देख सकते हो क्योंकि कोई वो तो है नहीं ऑर्डर. बट येस, इन दिस क्लास आई विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट 20 idioms एंड phrases फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, ऑफ कोर्स उनके मीनिंग्स भी डिस्कस किए जाएंगे और सेंटेंसेस भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. Before starting, I would like to actually tell you about this batch जो मैं आपके लिए अनअकैडमी पर लेकर आ रही हूँ. क्योंकि आप जानती हो कि अनअकैडमी प्लस पर आपकी रेगुलर बैचेस चलते हैं एंड एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं वो ये है कि मैम कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है जैसे आरसी होता है, जैसे पैराजंबल होता है, हम वो कर नहीं पाते हैं. तो इसीलिए आपको इसमें हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए ये बैच लेकर आई हूँ. इट इज़ अ टॉपिक वाइज बैच जिसमें हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और पर डे उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. अच्छी खासी 2 घंटे की क्लास होगी जिसमें बेसिक से मैं आपको सब चीज़ें सिखाऊंगी. अगर आपको टेक्निक नहीं पता है और आपको नहीं पता है कि कैसे उसको अप्रोच करना है, आपकी एक्यूरेसी नहीं आती है, इफ यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, तो ये बैच आपका सोल्यूशन हो सकता है. ये बैच कल शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर 2:30 PM पर. ठीक है, 2:30 PM पर सभी लोगों ने आना है जो ऑलरेडी प्लस पे हैं, और जो नहीं है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अच्छा, आज जो है वो लास्ट डे है ऑफ दिस ऑफर जो कि आपका 20% डिस्काउंट आपको दे रहा है ऑन द यूज ऑफ दिस कोड Sakshi24. ठीक है, 20% डिस्काउंट जो है वो आपको मिल रहा है इसमें अगर आप ये कोड यूज करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए. आज उसका लास्ट डे है और कल नया बैच शुरू हो रहा है. इसीलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि सभी लोग प्लीज जो भी कंसिडर कर रहे हैं बैच लेने का वो आज के आज ले ले. कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन? unacademy.com पे चले जाइए या ऐप के थ्रू भी ले सकते हो. वहां बैंक एग्जाम कैटेगरी आपने सिलेक्ट करना है. ठीक है, और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा कि कितने मंथ्स का चाहिए. सिलेक्ट कर लो 12 या 24 मंथ्स एंड लगा दो कोड Sakshi24, तो आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, डिस्काउंट 20% मिल जाएगा और सारे के सारे क्लासेस मिल जाएंगी बाय ऑल दी एजुकेटर्स. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इडियम्स. तो पहला इडियम है आज का, हियर थ्रू द ग्रेप वाइन. देखो, जब भी हम कहते हैं कि भाई आई हैव हर्ड दिस थ्रू द ग्रेप वाइन, इसका मतलब है कि ये उड़ती उड़ती खबर मुझे सुनने को आई है. टू हियर न्यूज फ्रॉम समवन हु हर्ड दैट न्यूज फ्रॉम समवन एल्स, तो मतलब किसी ने किसी को बताया, फिर किसी ने किसी को बताया, फिर आपको पता चला. बेसिकली एक चेन बन गई है ना, रूमर्स फैल रहे हैं किसी चीज के. दैट्स व्हेन यू यूज दिस इडियम, हियर थ्रू द ग्रेप वाइन. आई हर्ड थ्रू द ग्रेप वाइन दैट शी इज प्रेग्नेंट. उसने बताया नहीं होगा खुद से कि वो प्रेग्नेंट है, बट आपको उड़ती उड़ती खबर कहीं से आ गई है कि वो प्रेग्नेंट है. ठीक है, दैट इज हियर थ्रू द ग्रेप वाइन, उड़ती उड़ती खबर सुन लेना. नेक्स्ट वन इज हिट द नेल ऑन द हेड. हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है एग्जैक्ट, प्रिसाइज वही चीज बोलना या करना जो रिक्वायर्ड है. ठीक है, यू हैव स्पॉटेड द फ्लॉ रॉबर्ट, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड. देखो, कई बार क्या होता है कि कोई काम होता है उसमें हम गलती नहीं निकाल पा रहे होते हैं, बट अगर किसी ने वो गलती पॉइंट आउट कर दी या ये चीज सही करनी है तो एग्जैक्ट चीज पर उसने उंगली रख दी अगर जो चाहिए थी, तो हम कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड. ठीक है, एग्जैक्ट चीज बोलना या करना. रॉबर्ट ने कोई फ्लॉ जो है, कोई गलती किसी चीज में निकाल दी होगी एंड बाकी लोग उस गलती को नहीं पकड़ पा रहे होंगे, तो उसने यही कहा कि तुमने हिट द नेल ऑन द हेड कर दिया है, राइट चीज बोल दी है. ठीक है, इट टेक्स टू टू टैंगो. इट टेक्स टू टू टैंगो का मतलब क्या होता है कि ताली 2 हाथ से बजती है. कभी भी एक बंदे की गलती नहीं है, एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है, 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कहना चाहते हैं. ठीक है, ही ब्लेम्ड हर फॉर हिज लैक ऑफ अटेंशन, वेल इट टेक्स टू टू टैंगो. बेसिकली ये जो लड़का है वो इस लड़की पर अटेंशन नहीं दे रहा होगा. ठीक है, मतलब प्रॉबेबली उस जैसे हस्बैंड वाइफ होगा वो,
तो लड़की कंप्लेन करती रहती होगी कि यार तुम मेरे पे ना अटेंशन नहीं अब देते हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। तो लड़के ने कहा कि ये तुम्हारी ही गलती है कि मैं तुम पे अटेंशन नहीं देता। सो प्रोबेबली गर्ल कोई और चीज में कामों में इन्वॉल्व रहती होगी, तो लड़के को वैसे ट्रीट नहीं कर पाती होगी जैसा वो सोचता होगा, तो वो भी अटेंशन नहीं देता होगा। तो कहने का मतलब है कि भाई दोनों की गलती है, ताली दोनों हाथ से बजती है, इट टेक्स टू टू टैंगो। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज जंप ऑन द बैंड वेगन। इसका मतलब होता है कि जो सब कर रहे हैं ना वही आप भी करने लग जाए। सो दूसरा कुएं में कूद रहा है, आप भी कुएं में कूद गए। सो जो भी पॉपुलर एक्टिविटी चल रही है आप भी वही करने लग गए। So many people are playing that game that I might as well jump on the bandwagon and check it out. So कहने का यही मतलब है कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो इस गेम को खेल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी भाई इसमें, तो मैं भी खेल लेता हूँ। तो जब आप देखते हो कि सब लोग ही कर रहे हैं तो आप भी कर लो। अब जैसे करियर ट्रेंड्स भी होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं भाई, इसका बेटा शर्मा जी का बेटा कर रहा है, वर्मा जी का बेटा कर रहा है, तो तुम भी कर लो। तो बेसिकली सब कर रहे हैं तो तुम भी कर लो। So that's jumping the bandwagon या jumping on the bandwagon. Then keep something at bay. Keep something at bay का मतलब होता है किसी चीज को दूर रखना। ये इडियम बहुत यूज हुआ था न्यूज़पेपर्स में जब वायरस को दूर रखने के लिए वैक्सीन आई थी। सो वैक्सीनेट योरसेल्व्स टू कीप द वायरस एट बे, इस तरह से न्यूज़पेपर में बहुत आया था। सो कीप एट बे का मतलब है दूर रखना। सो गुड वे टू कीप योर एंग्जाइटी एट बे इज थ्रू मेडिटेशन। सो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी एंग्जाइटी को दूर रख सकते हैं, आप एंग्शियस कम होंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। ठीक है। मेथड इन द मैडनेस। अब देखो क्या होता है कि जब हम कोई चीज कर रहे होते हैं बट सामने वाले की नजर में वो चीज बड़ी क्रेजी है, लेकिन आप किसी रीजन की वजह से उसको कर रहे हो, दैट इज मेथड इन द मैडनेस। मतलब वो क्रेजी चीज में भी कुछ तो फायदा मिलने वाला है, कुछ तो अच्छा कर ही रहे हो आप। So what I'm doing might seem strange, but there's method in my madness. So कोई अलग चीज कर रही होंगी, शायद मैं कुछ क्रेजी चीज कर रही होंगी, ठीक है, बट उसमें कुछ तो आपको फायदा मिलेगा। जब आप ऐसा बोलना चाहते हो तब आप कहते हैं कि मेथड इन द मैडनेस। ठीक है। अब जैसे मान लो किसी भी चीज का सोल्यूशन निकालना है, एनीथिंग, एनी हाउस होल्ड थिंग, कोई कपड़ा नीचे गिर गया है, तो आप कोई अगर उसमें से कूद के जाना चाहता है तो आपको लगेगा यार तुम कितनी क्रेजी चीज कर रहे हो, बट ही इज एक्चुअली गोइंग टू गेट दैट क्लॉथ फ्रॉम देयर ना, नीचे से वो उठा के लेकर आएगा। सो क्रेजी लगेगा बट उसका काम जो है वो फ्यूटाइल नहीं है, यूजलेस काम नहीं कर रहा है, वो सही काम कर रहा है, हाँ क्रेजी तरीके से कर रहा है। ठीक है। देन ऑन द बेकर्स लिस्ट, who would have thought? So baker's list का actual meaning होता है in good health. So अगर आप कहते हो he is on the baker's list, आप कहना चाहते हो वो बंदा good health में है। अच्छा, good health के लिए fit as a fiddle भी यूज किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ fit as a fiddle। ओके okay? बाकी in the pink of health भी यूज किया जाता है, in the pink of health। ठीक है। सो अच्छी हेल्थ बताने के लिए कुछ इडियम्स है जो आप यूज कर सकते हो, दैट यू आर ऑन द बेकर्स लिस्ट, यू आर फिट एज अ फिडल, यू आर इन द पिंक ऑफ हेल्थ, ये आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, बुरी हेल्थ बताने के लिए ये वैसे शायद सभी को पता हो, अंडर द वेदर। ठीक है, अगर आपको बताना है कि तबीयत खराब है तो आप ये यूज कर सकते हो, अंडर द वेदर। देन ऑन द बॉल, व्हेन समवन अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन वेल, तब हम कहते हैं कि भाई दैट पर्सन इज ऑन द बॉल। दैट मीन्स उसने बहुत ही अटेंशन के साथ आपकी बात सुनी है। सो इफ यू डोंट गेट ऑन द बॉल यू विल बी फायर्ड। अब जैसे ऑफिस में क्या होता है कि आपको बॉस की बात तो सुननी ही है और सुननी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको फायर कर दिया जाएगा। ठीक है। सो जब कोई इंसान अच्छे से सिचुएशन समझ रहा है तो हम कहते हैं कि वो ऑन द बॉल है, उसने पूरी बात ध्यान से आपकी बात सुनी है। ठीक है, ऑन द बॉल। ऑफ द कफ, अगर आप कोई चीज ऑफ द कफ करते हो तो इम्प्रॉम्प्टू आपने वो चीज कर दी है, प्रिपेयर नहीं किया था। अब जैसे स्कूल में जैम होता था ना, जस्ट अ मिनट, जिसमें हमको जाना होता था स्टेज पर और एक चिट उठानी होती थी, एंड उस चिट में कोई टॉपिक लिखा होता था और उस टॉपिक पे हमें थोड़ा सा सोच के 5 मिनट फिर बोलना होता था। सो वो बेटा इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस होती थी हमारी, ऑफ द कफ परफॉर्मेंस होती थी, जिसमें हम पहले से प्रिपेयर करके नहीं जाते थे। ठीक है। सो वो एक और एग्जांपल है। बाकी शी हैज अ रेपुटेशन ऑफ हैंडलिंग ऑफ द कफ इंटरव्यूज वेरी वेल। अब देखो वही होता है ना कि इंटरव्यू के लिए आप बहुत टाइम से प्रिपेयर करते रहते हैं, अभी आप अपने बैंक इंटरव्यूज के लिए भी करेंगे प्रिपेयर। सो
कभी कभी जब आप जॉब में होते हैं तो फिर आपने इतने इंटरव्यूज दे लिए होते हैं कि आपको फिर प्रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एंड ये जो लड़की है, इसको बिना प्रेपरेशन के ही इसका इंटरव्यू ज्यादा अच्छा जाता है। तो वो इम्प्रॉम्प्टू इंटरव्यू में जाके अपीयर कराती है और उसको अच्छा हो जाता है। सो शी हैज दिस रेपुटेशन कि वो हैंडल कर लेती है, उसको प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। सो ऑफ द कफ आप कुछ भी अगर कर रहे हो, इसका मतलब आपने उसके लिए बहुत लंबी प्रेपरेशन नहीं करी है, तुरंत से वहीं गए और परफॉर्म कर डाला। ठीक है। आउट ऑन अ लिम का मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी करना जो रिस्की है, डेंजरस है, एंड लोग जो हैं वो आपकी इस बात को अप्रूव ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली उससे फिर आप मुश्किल में भी आ जाते हैं, क्योंकि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा ना। आपने वो काम कर तो दिया, वो रिस्की काम था, लेकिन किसी का सपोर्ट आपको नहीं मिला। So she was out on a limb with her project. Nobody supported her idea. So जब प्रोजेक्ट में आप, जैसे कई बार क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीज सजेस्ट कर देते हो जो आपको लगता है कि कंपनी को बड़ा फायदा होगा, बट इट इज वेरी रिस्की, लेकिन बाकियों को ऐसा नहीं लगता है, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो यही वो कहना चाहते हैं कि शी वॉज आउट ऑन अ लिम्ब। इसका मतलब है उसने प्रोजेक्ट के लिए कुछ तो सोचा, कुछ तो किया, बट nobody supported her idea. ठीक है। ओपन द फ्लड गेट्स। ओपन द फ्लड गेट्स आप समझो, फ्लड गेट्स, फ्लड आता है तो कोई चीज कंट्रोल में नहीं रहती ना। तो आपने कोई ऐसी चीज छोड़ दी है खुली जो पहले कंट्रोल में थी, पर अब नो कंट्रोल ओवर दैट थिंग। सो दैट इज ओपनिंग द फ्लड गेट्स। ठीक है। अब जैसे इकोनॉमिस्ट फियर दैट रिलैक्सिंग प्राइस कंट्रोल विल ओपन द फ्लड गेट्स टू इन्फ्लेशन। सो कहने का मतलब है कि अगर आप प्राइस कंट्रोल नहीं रखते हो तो फिर इन्फ्लेशन पर भी कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। अगर आप प्राइस, ऑब्वियस सी बात है ना, इन्फ्लेशन इज ऑफ कोर्स प्राइस राइज, तो अगर आप प्राइस बढ़ाते चले जाते हो चीजों का, तो इन्फ्लेशन भी शूट अप हो ही जाएगा, फिर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो ओपन द फ्लड गेट्स का आसान मीनिंग में आउट ऑफ कंट्रोल कह सकती हूँ, अगर आपको वैसे याद रखना है तो। बट हाँ, आप फ्लड से भी याद रख सकते हो कि भाई जैसे फ्लड आ जाता है तो चीजें कंट्रोल में नहीं रहती हैं। ठीक है। देन वी हैव बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 13। अब देखो बेटा क्या होता है कि डजन जो है वो 12 को डिनोट करता है। सो 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। बट बेकर्स डजन 13 क्यों होता है, इसकी एक स्टोरी भी है, इसके पीछे का ओरिजिन भी है कि बहुत पास्ट में ऐसा हुआ था एक बार कि बेकर ने लोफ ऑफ ब्रेड जो है वो बेसिकली किसी को दिया था। सो उसके अंदर कितने पीसेस थे, उसने 12 पीसेस रखे थे डजन के हिसाब से। बट उस टाइम की काउंटिंग के हिसाब से इट वाज लेस, क्योंकि जो वेट भी होता है वो डजन के हिसाब से कम आ रहा था। सो एक होता है वेट ऑफ द ब्रेड, है ना, और एक होता है पीसेस के हिसाब से। तो पीसेस के हिसाब से उसने 12 रखे, बट जो ओवरऑल वेट होना चाहिए उस पूरी लोफ का, वो कम था। तो उसने उस वेट को कंप्लीट करने के लिए एक एक्स्ट्रा जो स्लाइस है वो रख दिया। एंड तब से वो एक्स्ट्रा स्लाइस इज लाइक द बेकर्स डजन, कि भाई बेकर के लिए डजन 13 है, पूरी दुनिया के लिए डजन 12 होगा, पर बेकर के लिए वो 13 है। ठीक है। सो माई कैट हैज अ बेकर्स डजन ऑफ किटन्स। इसका यही मतलब है कि अब देखो, हमेशा उसको प्लीज स्लाइस ऑफ ब्रेड के लिए मत यूज कीजिएगा, वो किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है। सो कैट के 13 बच्चे हैं, तो कैट का बेकर्स डजन है। ठीक है। ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपने बहुत ज्यादा लाउड कर दी है, बहुत ज्यादा एक्सेस कर दी है, इतनी जरूरत नहीं थी। सो हर सारी वॉज वे ओवर द टॉप फॉर अ सोबर ओकेजन लाइक दिस। अब वही होता है ना, कई बार क्या होता है कि ओकेजन बड़ा सोबर सा होता है। सो सोबर इज वेरी सिंपल, सिंपल ओकेजन है, लेकिन आप एकदम चमचमाता हुआ कुछ पहन के चले आए हैं। ऑफ कोर्स चमचमाता हुआ कहीं पे भी आप पहन सकते हो, बट आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ड्रेस में भी एक वैरायटी होती है कि भाई समथिंग इज वेरी लाउड एंड हैवी, समथिंग इज वेरी सटल, प्रिंटेड काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो ये बोल रहे हैं कि जब ओकेजन इतना भी ज्यादा वो नहीं था, तो उसको कुछ टोन डाउन पहनना चाहिए था, वो ओवर द टॉप पहन के आ गई है। कुछ ज्यादा ही एक्सेस पे हाईलाइटेड ड्रेस है उसकी। सो दैट इज व्हाट इज ओवर द टॉप। ठीक है। रीप द हार्वेस्ट। अब देखो, रीप द हार्वेस्ट का मतलब होता है आपने कर्मों का फल। अब वो फल जो है वो कर्म के हिसाब से है, अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म बुरा फल। सो दोनों ही हो सकता है। यू रीप द हार्वेस्ट, आपने जो बोया है वो पाओगे, दैट्स द मीनिंग। सो बेनिफिट भी मिल सकता है, सफर भी हो सकते हो, कर सकते हो। सो व्हेन ही क्लियर्ड IIT JEE ही रीप्ड द हार्वेस्ट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क। अब यहाँ पर उसका पॉजिटिव मीनिंग लिया जा रहा है। ठीक है। बट मान लो उसने कुछ गलत किया है, तब भी आप बोल सकते हो। So because of his past deeds,
टुडे ही इज सफरिंग सो ही इज रीपिंग द हार्वेस्ट, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। शॉट इन द डार्क, शॉट इन द डार्क का मतलब होता है जब आपको कुछ पता नहीं है पर आपने बस गेस मार डाला है। तो शॉट इन द डार्क, यस, आपके एग्जाम में फ्लूक जो हम कहते हैं कि आपने फ्लूक तो नहीं किया, गेस वर्क तो नहीं किया कि भाई आता नहीं था कि बस लेकिन मार्क्स आ जाए तो मैं अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा लूं, तो वैसा तो नहीं किया। तो शॉट इन द डार्क इज जस्ट गेस वर्क, you don't know the truth, you don't know the right answer, you don't know the reality, you just answer, आप कर देते हो guess करके। so that is shot in the dark, okay। so basically अब जैसे मान लो आपको शूट करना है किसी को, है ना, इसको देखो इडियम वैसे तो सेम मीनिंग नहीं लेता है, लेकिन याद करने का तरीका बता रही हूँ। आपको मान लो शूट करना है, आपके सामने कोई बंदा है या नहीं है, पर आपने अंधेरे में आपने शूट कर दिया कि भाई होगा जो तो वो मर जाएगा, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि सामने कोई है कि नहीं, तो आपने गेस वर्क कर दिया उस केस में कि आपने मार डाला, अब होगा सामने तो कोई मर जाएगा, सही होना होगा तो हो जाएगा, तो आपने गेस कर दिया, आंसर सही होना होगा तो हो जाएगा, दैट्स शॉट इन द डार्क, ठीक है। तो याद करने का तरीका बता रही हूँ, एक्चुअली शूट से इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी सिंक योर टीथ इनटू, अच्छा बेटा व्हेन यू सिंक योर टीथ इनटू मतलब आप कंप्लीटली किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए हो विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, ठीक है, मतलब अब आपके लिए दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही। सो रॉबिन इमीडिएटली सैंक हिज टीथ इनटू हिज न्यू जॉब, सो रॉबिन इमीडिएटली उसने उस जॉब को पूरा अपना लिया दिल जान से, और पूरी एनर्जी एंथुजियाज्म अपने पूरे मन के साथ उसने वो जॉब करनी शुरू कर दी। दैट्स व्हेन यू से यू सिंक योर टीथ इनटू समथिंग। अब जिस दिन से आपने ये सोचा है कि आपको बैंकर बनना है, यू शुड सिंक योर टीथ इनटू योर प्रेपरेशन। सो आपको कंप्लीटली अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए अपनी पूरी एनर्जी के साथ, दैट्स सिंकिंग योर टीथ इनटू। टेक विद अ ग्रेन और पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है जब आप कोई चीज को डाउट करते हो, सो अगर आप किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हो एंड आप कहना चाहते हो कि यार मैं तुम्हारी बात को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेता हूँ, इसका मतलब है कि मैं थोड़ा डाउट के साथ लेता हूँ, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ तुम क्या सही कह रहे हो या नहीं। सो a lot said about the celebrities in media, but that lot is said, but that information should be taken with grain of salt या pinch of salt। अब मीडिया में तो सब लोग बहुत कुछ बोलते ही हैं, बट आप क्या एग्जैक्टली सब कुछ मान लोगे? नहीं, हम उसको डाउट की नजर से लेते हैं कि भाई हो सकता है सच हो सकता है ना भी सच हो। सो दैट इज डाउट, जब आप कोई चीज को डाउट करते हो उसको श्योर नहीं मानते। टेक अ नोज डाइव का मतलब होता है किसी भी चीज को प्लंज करवा देना, उसकी वैल्यू गिरा देना, दैट्स नोज डाइव। So share prices took a nosedive when there were rumors of the company CEO resigning. So भाई ये था कि CEO रिजाइन करने वाला है, तो शेयर प्राइसेस गिर गए क्योंकि बस रूमर्स पे ही सोचो वो गिर गए। ऑब्वियसली बात है, कुछ भी अनाउंस होता है, रिसेशन अनाउंस हो अभी कर दूं तो गिर जाएगा शेयर मार्केट पूरा का पूरा। सो कोई भी चीज अगर आपका इम्पैक्ट ऐसा लेकर आ रही है कि कोई भी चीज गिर रही है, तो हम कहते हैं दैट थिंग हैज टेकन अ नोसडाइव। देन स्टैंड इन गुड स्टेड, स्टैंड इन गुड स्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज से आपको फायदा होना, ठीक है। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, गुड सर्विस टू समवन का मतलब यही है भाई उस चीज से आपका फायदा होना। सो बीइंग फ्लुएंट इन जर्मन विल स्टैंड यू इन अ गुड स्टेड व्हेन अप्लाइंग फॉर मास्टर्स इन जर्मनी। अब देखो वही होता है ना, जब आप किसी और कंट्री जा रहे हो आपको उनकी लैंग्वेज आती है, सो बहुत बड़ा फायदा होता है आपको। इनफैक्ट फ्रेंच के बारे में ये मैं बोलना चाहूंगी, आई डोंट नो अबाउट जर्मन, बट आई हैव एक्चुअली लर्नड बेसिक फ्रेंच फॉर माय कैट एग्जामिनेशन। कैट एग्जामिनेशन के लिए नहीं की थी, बट यस MBA के लिए की थी मैंने बेसिक फ्रेंच पढ़ी थी। एंड उस टाइम पर मुझे ये बात पता चली थी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट देखो कहीं पर भी आप जाते हो, आप वहाँ की लैंग्वेज बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो, डजेंट मैटर दैट मच, क्योंकि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल रहे होते हो। बट फ्रेंच, फ्रांस में क्या होता है कि अगर आप फ्रेंच ना बोलो तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। इट्स नॉट दैट कि आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, बट दे विल एक्चुअली सी यू एज समवन हु इज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि आपको फ्रेंच नहीं आती है। सो दे एक्चुअली लव देयर लैंग्वेज एंड फ्रेंच आना इज अ वेरी गुड थिंग ओवर देयर, एंड वो आपको हाथों हाथ उठाएंगे अगर आप बाहर से आए हो और आप फ्रेंच बोल रहे हो।
सो दैट्स समथिंग विच आई नो अबाउट फ्रांस. सो बाकी जर्मनी के बारे में नहीं पता, बट देन बीइंग फ्लुएंट इन जर्मन, अगर आप जर्मन में भी फ्लुएंट हैं, आप अच्छे से बोल लेते हैं लैंग्वेज, तो वो आपको फायदा देगा, क्योंकि अगर आप जर्मनी में ही मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो बड़ा फायदा हो जाएगा. ठीक है. गो डाउन इन फ्लेम्स, अगर हम कह रहे हैं कि भाई कोई चीज गो डाउन इन फ्लेम्स हो गई है, इसका मतलब है जल के राख हो गई है, फेल हो गई है. सो एग्जैक्टली जल नहीं गई, बट लर्न करने का तरीका बता रही हूँ. इसका यही मतलब होता है कि उसका सत्यानाश हो गया, वो एकदम खराब हो गई, फेल हो गई. So that exam went down in flames. I should have learned my English idioms. Okay, so English idioms देखो learn करना कितना जरूरी है. Exam उसका fail हो गया वो. So that exam went down in flames, मतलब बिल्कुल सत्यानाश हो गया एग्जाम का, क्योंकि idioms नहीं आते थे. ठीक है. So that's it for this class. Next 20 idioms will be covered in the next video, which will be the third part, last part. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, थैंक यू सो मच. बाकी प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल @साक्षी पहावा, क्योंकि वहां पर आपको मिलेंगे सारे के सारे क्लासेस के लिंक्स. बहुत सारी फ्री क्लासेस एवरीडे होती हैं, आप मिस ना करें तो प्लीज वहां से आप लिंक्स ले लीजिएगा. अनअकैडमी पे भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं. ठीक है, सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. थैंक यू, बाय बाय.